नमस्कार, मैं हूं हरीश कुमार प्रधान और आप सबके सामने लाया हूं छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल कक्षा 10वीं 12वीं के सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर जो पिछले वर्ष और उसके पिछले वर्ष आए हुए थे हिंदी माध्यम में। और ये आपके काम भी आ सकता है, तो इस वीडियो को आप जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। और आपकी परीक्षा के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। डियर फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ ओपन बोर्ड स्कूल परीक्षा के लिए मॉडल सेट नंबर 1 देख रहे हैं इंग्लिश के लिए। तो पूरे आंसर्स के साथ में इस पीडीएफ को डाउनलोड आप कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखिए, मैं सारा सॉल्यूशन बताऊंगा, साथ ही साथ इस पीडीएफ का पासवर्ड भी इसी वीडियो में बताया जाएगा। इससे पहले हमने हिंदी का सेट 1 जो है अपलोड कर दिया है फुल सॉल्यूशन के साथ में। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो प्लेलिस्ट दे रखी है 12th क्लास की, आप उसमें सीजी सोर्स 12th क्लास पेपर्स के नाम से जो आपका दे रखा है प्लेलिस्ट, उसमें आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को, जो मतलब पेपर में कौन कौन से क्वेश्चन आए थे ये स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन पूछा गया, द क्वालिटी ऑफ द मदर विच इज बॉट आउट इज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एनकरेजिंग। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट करना है। आंसर सभी के मिलेंगे आपको, चाहे आपका ग्रामर सेक्शन हो, पोएट्री सेक्शन हो, या फिर टेक्स्ट बुक सेक्शन हो, या उसके अलावा आपका राइटिंग सेक्शन हो। मतलब सबके सॉल्यूशन आपको यहाँ पे अवेलेबल मिलेंगे, तो आपको दिक्कत नहीं होगी और आराम से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके पेपर्स आते जाएंगे हम अपलोड करते जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, वेयर वॉज द फर्स्ट जो एनर्जी है विंड एनर्जी, वो यूज़ कहाँ की गई थी? तो इजिप्ट में की गई थी, क्योंकि वहाँ पर रेगिस्तान है, पानी से बना नहीं सकते टरबाइन यूज़ करके। तो वहाँ पे क्या यूज़ किया गया था? विंड एनर्जी को, जहाँ पे आपके बड़े बड़े टरबाइंस लगाए गए थे, जो फेन पवन चक्की जिसको बोलते हो वो। उसके बाद में थर्ड है, वाई डिड द डॉक्टर रीचेस टू द हिज पिस्टल। तो ही वांटेड टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम एवन। ठीक है, इसलिए वो मतलब अपना पिस्टल के पास में पहुंचा था। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वेद्स फादर डिसाइडेड टू सेंड हिम टू द दादा स्कूल फॉर द ब्लाइंड, व्हाट वाज मदर्स रिएक्शन। तो उसकी मदर का क्या रिएक्शन था? तो सी वाज फिल्ड विद फियर एंड हॉरर। वो डर और जो भय से मतलब भर गई थी। नेक्स्ट आंसर जो आप देखेंगे क्वेश्चन का, चलिए देखते हैं। गेरार्ड टोल्ड द इंटर्डर दैट, उसने क्या टोल्ड किया था, यानी क्या बताया था? तो ही हैड किल्ड समवन एंड वॉज वांटेड बाय द पुलिस। उसने किसी को मार दिया है और पुलिस उसको खोज कर रही है। ठीक है, अब उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है, द कर्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड सोशलिज्म इज। तो उस क्या होता है? कास्टिज्म। ठीक है, कास्ट के ऊपर कास्टिज्म, ये आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर आपका 7वां क्वेश्चन है, बाल डियो वॉज मोर वरीड अबाउट, किसके लिए? हिज सन्स सेफ्टी। वो अपने बेटे के जो सेफ्टी के लिए ज़्यादा चिंतित था। उसके बाद में भोलीज मदर ऑलवेज कंपेयर्ड भोलीज टू बी ए। तो डम्ब काउ, डम्ब मतलब बेवकूफ़ बोलते हैं ना, उस टाइप का बेवकूफ़ गाय। उसके बाद में नेक्स्ट जो, या फिर डंप बोले या फिर हम डीफ डंप जो होता है ना, उस टाइप का। आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। तो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 20 to 25 वर्ड्स। पहला क्वेश्चन पूछा गया है, फॉर व्हाट पर्पस वर विंड मिल्स यूज इन अमेरिका। तो इसका आंसर हो जाएगा, इन अमेरिका विंड मिल्स वर यूज टू पंप वाटर इन फार्म्स एंड रेंचेस एंड प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन मेनी यूरोपियन कंट्रीज़। तो उसका आंसर क्या हो गया? अमेरिका में विंड मिल्स इसलिए यूज़ होती थी कि वो पंप कर सके पानी को फार्म जहाँ खेती होती है, और उसके अलावा जो इलेक्ट्रिसिटी है यूरोपियन कंट्रीज़ में वहाँ तक सप्लाई कर सके। इसके बाद में सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डिड द डॉक्टर इन्वाइट द मैन इन। तो द डॉक्टर इन्वाइटेड द मैन इन बिकॉज मैन वॉज वॉकिंग इन बैड वेदर। ठीक है, वो बैड वेदर में यानी कि ख़राब मौसम में क्या हो रहा था? घूम रहा था या बाहर जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज गेरार्ड डू फॉर ए लिविंग। तो गेरार्ड राइट्स एंड डायरेक्ट्स प्ले फॉर थिएटर फॉर लिविंग। क्या किस लिए वो क्या करता था? वो थिएटर के लिए प्लेस लिखता था। ठीक है, और राइट करता रोल प्ले करता था, और डायरेक्ट भी करता था और राइट भी करता था। ठीक है, प्लेस के लिए, कहानियाँ जो होती हैं आपके जो धारावाहिक होते हैं उसके लिए। नेक्स्ट जो है, हाउ मैनी चिल्ड्रेन डिड रामलाल हैव, ऑफ whom डिड ही वरी द मोस्ट। रामलाल की कितनी बेटी थी और वो किसके लिए सबसे ज़्यादा चिंतित था? तो रामलाल हैड 7 चिल्ड्रेन और 3 सन्स एंड 4 डॉटर्स, यानी कि 3 लड़के और 4 लड़कियां थी। ही वरीड अबाउट मोस्ट हिज यंगेस्ट डॉटर भोली। भोली के लिए वो सबसे ज़्यादा चिंतित रहता था। उसके बाद में, व्हाट इज़ राहुल्स व्यू अबाउट न्यूटन्स एंड अदर साइंटिस्ट। तो राहुल व्यू ऑन न्यूटन्स एंड अदर साइंटिस्ट इज़ दैट ही वुड फेल टू रिकॉग्नाइज देम, ही इज़ सो बिजी इन लर्निंग अबाउट देम। तो वो उनके लर्निंग में बिजी इतना था कि वो उनको रिकॉग्नाइज, उनको पहचानना भूल गया था। उसके बाद में नेक्स्ट है, व्हाट इज़ तेम्बू वेटिंग फॉर। ये बताना है आपको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तेम्बू इज़ वेटिंग फॉर द ट्रेन टू पास एंड हिज फादर्स रिटर्निंग फुट स्टेप्स। वो अपने जो फादर का वेट कर रहा था और जो आपका ट्रेन था उसको पास होने का वेट कर रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है। फॉलोइंग के आंसर्स देने हैं 40 से 45 वर्ड्स में। हाउ डिड गावस्कर ब्रेक हिज मदर्स नोज़।
तो गावस्कर एंड हिज मदर यूज टू प्ले द स्मॉल गैलरी विद 10 टेनिस बॉल और वंस सी लॉब्ड ए बॉल टू हिम सुनील हिट इट स्ट्रेट बैक द बॉल बैंग्ड ऑन हर नोज एंड इट्स ब्रोकन। वो छोटी सी गैलरी में टेनिस बॉल से खेलते थे और जब एक बार उसने बॉल को फेंका तो सुनील ने उसको सीधे के सीधे वापस मारा और जो बॉलर था यानी उसकी माँ थी उसके नाक पे सीधा का सीधा लग गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट वाज वेद्स फादर्स व्यू अबाउट ऑल इंडियाज़ ब्लाइंड पीपल। तो वेद फादर का क्या कहना था? तो वेद फादर्स व्यू वाज द मोस्ट इंडियाज़ ब्लाइंड पीपल हैड टर्नड begging for their livelihood or become on of pan and beedi shops or spend their days in betel leaf तम्बाकू in cigarette papers। तो इसमें कह दिया है कि सबसे ज़्यादा जो अंधे इंडिया के लोग थे वो क्या हो गए, भिखारी बन गए, ठीक है, अपने दिनचर्या को चलाने के लिए, और बाकी सब इन्होंने छोटी मोटी जो शॉप्स हैं वो खोल ली हैं, ठीक है, जिसमें आपके पान बीड़ी तम्बाकू ये सब आते हैं, उसके ऊपर वो इसी पे डिपेंड रहने लग गए। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, वाई डिड बालदेव हैव टू टेक अप द जॉब ऑफ खलासी। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बालदेव हैड टू टेक द जॉब ऑफ खलासी बिकॉज हिज राइस फील्ड डिड नॉट प्रोवाइड द फैमिली विद ए लिविंग, यानी कि उसका जो चावल की खेती थी वो लिविंग प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर रही थी उसकी फैमिली के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द ट्रूथ दैट अर्धाना वांटेड टू फाइंड आउट एंड व्हाट डिड सी रियली डिस्कवर। तो आराधना बोल दिया था मैंने। आराधना वांटेड टू नो वेदर सी वाज एन अडॉप्टेड चाइल्ड, सी डिस्कवर्ड दैट इन स्पाइट ऑफ बीइंग एन अडॉप्टेड चाइल्ड सी वाज लव्ड एंड केयर्ड फॉर, ठीक है, वो ये देखना चाहती थी कि वो गोद ली हुई थी और वो उसको यही खोज करना चाहती थी कि वो कितनी लव और प्यार के लिए मतलब उसको मतलब रखा जाता है। उसके बाद में पोइट्री सेक्शन की बात करें तो आते हैं पोइट्री सेक्शन पे। इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस एंड आर्म फुल ऑफ डार्क नेस मीन्स, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओल्ड मेमोरीज ऑफ द ग्रैंड मदर्स हाउस, ठीक है। इसके बाद में व्हाट इज़ अकॉर्डिंग टू द पोइट्स इज़ ए पुअर लाइफ, तो ये आपको आंसर बताना था, तो इसका आंसर हो जाएगा लाइफ फुल ऑफ केयर और वरीज इज़ पुअर लाइफ, ठीक है। जो लाइफ है वो सबसे ज़्यादा आपका जो वरीज से चिंता से भरी हुई हो और तो उसमें आपका जो पुअर लाइफ बोली जाती है। उसके बाद में और है वेयर वो हैज़ रीज़न लॉस्ट इट्स वे, वेयर हैज़ रीज़न लॉस्ट इट्स वे, तो रीज़न हैड लॉस्ट इट्स वे इन द डेरी डेजर्ट सैंड ऑफ डेड हैबिट्स, ठीक है, बुरी या पुरानी गंदी आदतों में। उसके बाद में हु इज़ द ट्रैवलर इन द पोएम द रोड नॉट टेकन वाई डज ही फील सॉरी, तो यहाँ पर द पोएट रॉबर्ट फॉस्ट ही फील सॉरी बिकॉज ही कान ट्रेवल बोथ द रोड्स, वो दोनों रोड पे नहीं चल सकता था इसलिए वो सॉरी कह रहा है। उसके बाद वाई डिड मदर फील रिलीव्ड, तो मदर फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज द स्कॉर्पियन बिट बाइट हर एंड स्पेयर्ड हर चिल्ड्रेन, ठीक है, उसने मतलब क्या हो गया कि उसके इस जो आपका उस स्कॉर्पियन होता है जिसको हम क्या बोलते हैं हिंदी में बिच्छू, उसने उसको काट लिया और अपने उसके बच्चे के लिए भी वो स्प्रेड हो गया, ठीक है। उसके बाद में ग्रामर सेक्शन की बात करें, नेक्स्ट डू एज डायरेक्टेड, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया ही पेड द फीस मेकिंग नेगेटिव, तो ही डिड नॉट पे द फीस, ही डिड नॉट, डिड आ गया तो यहाँ पे डिड हटाएंगे तो पेड आ जाएगा, ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में नेक्स्ट है दे वांटेड टू हेल्प द पुअर मेक इंट्रोगेटिव, तो डिड दे वांटेड टू हेल्प द पुअर, यहाँ पे भी आपका जो थर्ड फॉर्म हो रहा है तो इसलिए यहाँ पे डिड आ रहा है। इसके बाद में अगर नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर यू डूइंग, तो फ्रेम ए क्वेश्चन, तो व्हाट आर यू डूइंग सिंपली हो जाएगा आपका ये क्वेश्चन। इसके बाद में आपका ही ओपन द गेट चेंज द वॉइस द गेट वॉज ओपन बाई हिम, बहुत सिंपल होते हैं ये सब चीज़ें अगर आप प्रैक्टिस करते हैं या फिर थोड़ी सी तैयारी कर लेते हैं। नेक्स्ट है पांचवा क्वेश्चन, दे हैड प्लेड द मैच, तो चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस में आईएनजी आएगा, तो दे वर प्लेइंग द मैच, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद में योर मदर कुकिंग, तो यहाँ पर इसमें इज़ और आर बनना है, तो योर मदर एक ही है तो इज़ योर मदर कुकिंग। उसके बाद में नेक्स्ट है डू और डज, यहाँ पे यू नो इंग्लिश, तो यू आ गया है तो डू ही आएगा, तो डू यू नो इंग्लिश। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं, डू एज डायरेक्टेड एनी फाइव, तो पहला आई जॉइंड दिस ऑफिस ए ईयर बैक चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट में हैड आ जाता है, तो आई हैड जॉइंड दिस ऑफिस ए ईयर बैक। उसके बाद में आ जाते हैं आई नो ए मैन ही कैन स्पीक 14 लैंग्वेजेस, तो मेक ए रिलेटिव क्लॉज, तो आई नो ए मैन हु कैन स्पीक 14 लैंग्वेजेस। यहाँ पे आपको पूरे के पूरे एक ही मतलब सेंटेंस में लिखना है। यहाँ पे देखिए दो सेंटेंस यहाँ पे फुल स्टॉप लगा हुआ है, इसके बाद में दूसरा, तो जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो सेंटेंस आपको कंप्लीट करना है प्रॉपर सेंस के साथ में। आगे बढ़ते हैं, इट इज़ ए डैश पेंट पिक्चर नॉट ए फोटोग्राफ फिल अप द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द ब्रैकेट, तो इसका पेंट का आ जाएगा पेंटेड, इट इज़ ए पेंटेड पिक्चर, ये पेंटेड यानी पेंट किया हुआ पिक्चर है, नहीं कि ना कि एक फोटोग्राफ है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं,
द ऑफिसर सेड वर्क हैज़ फिनिश्ड, तो यहाँ पे चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच करना है, तो द ऑफिसर सेड दैट द वर्क हैड फिनिश आ जाएगा, हैज़ का किस में चेंज हो जाता है, हेड में। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है बैंक इज़ ए प्लेस टू डिपॉजिट मनी, तो अंडरलाइन द इन्फिनिटिव, तो इन्फिनिटिव में डिपॉजिट नहीं होगा, टू डिपॉजिट होगा, टू डिपॉजिट करने के लिए मतलब जमा करने के लिए, तो टू डिपॉजिट साथ में आएगा, ध्यान रखना कभी केवल डिपॉजिट आप कर दो। नेक्स्ट आता है आपका डैश गिव इज़ बेटर देन रिसीविंग, तो रिसीविंग आ गया तो यहाँ पे गिविंग ही आ जाएगा सिंपल, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको चेंज करना है पार्टिसिपल में, तो गिविंग इज़ बेटर देन द रिसीविंग। आगे है मैंगो इज़ द डैश ऑफ द ऑल फ्रूट्स, तो स्वीट या स्वीटेस्ट, तो ऑल से कंपैरिजन किया था तो स्वीटेस्ट आएगा, तो स्वीटेस्ट, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आता है फिलिप्स के, जो कि आपके टेंस गिवन इन द ब्रैकेट है उनके ऊपर, तो चलिए सी डैश ए बनाना फॉर ब्रेकफास्ट, तो यहाँ पे देखिए फॉर ब्रेकफास्ट यानी कि एवरीडे की चीज़ आ गई, एवरीडे में SEIS लगता है, तो यहाँ पे ईट्स आ जाएगा, ठीक है, तो ये रहा ईट्स इसका आंसर। इसके बाद में ही सॉ, अब यहाँ पे देखिए आपका जो है ही सॉ यानी कि आपका उसने देखा, तो ही सॉ ए मूव ट्रेन, मूव तो होगा नहीं, मूविंग ट्रेन यानी कि हिलते हुए चलते हुए ट्रेन को देखा। उसके बाद में ही सॉ द सोल्जर वाउंड, तो यहाँ पे ही सॉ दो, तो ही सॉ द सोल्जर वाउंडेड, तो ठीक है यहाँ पे बंधा हुआ। उसके बाद में आई लीव फॉर दिल्ली टुनाइट, टुनाइट की बात हो रही है, तो आई लीव फॉर दिल्ली टुनाइट बिल्कुल सही रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा। और इसमें अगर आप हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे तो आई विल बी लीविंग फॉर दिल्ली टुनाइट, ये भी हो सकता है, क्योंकि इसमें हम विल के साथ ING लगाएंगे, तो मैं शाम को रात को या आज रात को कहाँ दिल्ली जाऊँगा, ये हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट है आपका डोंट डिस्टर्ब हिम ही डैश स्टडी, तो डोंट डिस्टर्ब हिम ही इज़ स्टडीइंग। उसके बाद में सम बॉयज़ डैश स्टैंड इन द क्लासरूम, तो सम बॉयज़ आर स्टैंडिंग इन द क्लासरूम, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, स्टैंड की जगह आर स्टैंडिंग। नो बडी लाइक्स ए क्राई चाइल्ड, तो क्राई चाइल्ड तो ना क्राइंग चाइल्ड, नो बडी लाइक्स ए क्राइंग चाइल्ड, तो एक रोते हुए बच्चों को कोई भी पसंद नहीं करता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ लिखना था आपको पोल्यूशन पे या फिर ट्रेस जनरी पे या फिर इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री पे या माई हॉबी पे, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं ये। तो इसमें सबसे पहला अगर मैं बात करूँ पोल्यूशन पे, तो देखिए पोल्यूशन पे यहाँ पे या फिर और एनवायरमेंट, दोनों पे आप लिख सकते हैं सेम चीज़। तो यहाँ पर टुडे द वर्ल्ड इज़ फेसिंग मैनी डेंजरस प्रॉब्लम लाइक टेररिज्म, अनएम्प्लॉयमेंट, वार, पोल्यूशन एक्सेट्रा, और पोल्यूशन इज़ द मोर ऑफ द बिगेस्ट बर्निंग प्रॉब्लम ऑफ द वर्ल्ड। येस इट इज़ राइट, और जो कि आप देख रहे हैं पोल्यूशन ही है जो इस कोरोना काल में ऑक्सीजन डिमांड को बढ़ा रहा है। अगर प्रकृति में उतने पेड़ पौधे होते, पोल्यूशन नहीं होता, तो ये जो ऑक्सीजन डिमांड की जो बात हो रही है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन जो हम बना रहे हैं, उसकी ज़रूरत ना पड़ती। तो शायद आप समझ रहे हैं। इसके बाद में आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट इसके पैराग्राफ पे, तो यहाँ पे इसमें मतलब इसी तरह से आपको समझा के लिखना है। मैं आपको जैसे मैंने अभी आपको समझाया है, तो इसी तरह से आपको समझना है, और समझने के बाद में आप जब किसी चीज़ की हिंदी को समझ लेंगे, किसी चीज़ के वर्ड को आप समझ लेंगे, तो उसके बाद आप इंग्लिश उसका कम आराम से बना सकते हैं, इतनी आपकी जो है समझ जो है मैच्योर हो चुकी होती है। तो ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरे की पूरी चीज़ें को ध्यान से समझ के आराम से लिखना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। आप जब इसको पढ़ेंगे, एक बार समझ लेंगे, तो उसके बाद में आप लिख सकते हैं आसानी से। ऐसे में आप दूसरे को बता देता हूँ, जो दूसरा सेकंड पूछा था, एन इंटरेस्टिंग जनरी और रेलवे जनरी, दोनों ही एक चीज़ है। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया, इट वॉज the month of June, I was enjoying summer vacations. I received a letter from my friend who invited me to attend marriage of his sister at Delhi. I requested my father to give his permission to go to Delhi. He allowed to go to Delhi. My joy knew 2 pounds. ठीक है, अब यहाँ पे जो अब उसको आज़ादी मिली उसके बारे में थोड़ा सा उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया। सबसे पहले उसने जून मंथ का जिक्र किया कि जून मंथ का महीना था और इट वाज एंजॉइंग समर वेकेशंस, और वो आई वाज, तो उस टाइम वो गर्मियों की छुट्टियां बिता रहा था, और वो उस समय एक लेटर रिसीव करता है जो उसका फ्रेंड ने भेजा था, और उसको इनवाइट किया था कि अपनी एक जो उसकी सिस्टर है उसकी मैरिज के लिए दिल्ली में। तो उसने अपने पिताजी से आग्रह किया परमिशन के लिए दिल्ली जाने के लिए, तो पिताजी ने आग्रह को स्वीकार किया, उसको परमिशन दे दी। और अब उसके बाद में वो अपने जॉय को प्रिपरेशन फॉर द जर्नी, हाउ वी गो टू द टिकट, ऐसे सब कुछ जो सीन उसने क्रिएट किए होंगे, जो चीज़ उसने प्लान की होगी वो लिख सकते हैं। आप चाहें तो इन चीज़ों को स्किप करके आप डायरेक्ट बोल सकते हैं कि मैं दिल्ली पहुंचा और फिर हमने वहाँ पे मज़े किए ये और ये। लेकिन यहाँ पे दिक्कत ये है कि आप किसी सेरेमनी के बारे में डिस्क्राइब नहीं करना, आपको जर्नी के बारे में डिस्क्राइब करना है। तो जर्नी में आपने क्या क्या जर्नी कैसे करी, आप प्लेटफॉर्म पर गए, आपने टिकट ली, फिर आपने कंपार्टमेंट में सीट पर पहुँचे, उसके बाद में आप जो जर्नी के थ्रू लास्ट में पहुंच गए अपने दोस्त के पास में, सब कुछ आपने मतलब इसमें डिस्क्राइब कर देना है, बहुत अच्छा रहेगा इस तरह से। फिर उसके बाद में इंपॉर्टेंस ऑफ गेम और गेम्स इन एवरी डे लाइफ, ऐसा भी हो सकता है। तो कुछ भी आप लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन, आपको रिक्रिएशन भी आप दे सकते हैं, अगर नहीं देना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप आराम से जो इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स ऑन हेल्थ है उसको आप बता सकते हैं, एक डिसिप्लिन में मदद करता है उसमें बता सकते हैं। और एक ही चीज़ मदद जो करता है आपका डिसिप्लिन के कोऑपरेशन के साथ में, और रीडिंग हैबिट को भी जो ये और भी बढ़ाता है। उसके बाद में कंक्लूजन आप जो है लास्ट में समरी निकाल सकते हैं
इसके बाद में आप माई हॉबीज़ तो बात ही मत करिए, माई हॉबीज़ तो सभी की अलग अलग होती है, तो लिखना बहुत मुश्किल होता है इसमें। तो यहाँ पे देखिए काइंड ऑफ हॉबीज़ यही दे दिया कि मैनी काइंड्स ऑफ हॉबीज़ सच एज स्टैम्पिंग कलेक्शन, कॉइन कलेक्शन, रीडिंग, राइटिंग, म्यूज़िक, पेंटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, फोटोग्राफी, गार्डनिंग। तो प्लेइंग में तो बहुत कुछ आ जाता है, प्लेइंग में आपका क्रिकेट वगैरह सब आ जाता है। फिर उसके बाद माई हॉबी आप बता सकते हैं कि मेरी हॉबी क्या है। उसके बाद में आप ये बता दोगे कि माई हॉबी का रीज़न क्या है, कि आप क्यों ये हॉबी अपनाना चाहते हैं, और कंक्लूजन में आप लिख देंगे थोड़ा सा उसके बारे में छोटा सा सार, ठीक है। और आप लिखना चाहें तो एक बेस्ट जो लाइन है, ब्यूटी इज़ द ट्रुथ और ट्रुथ इज़ द ब्यूटी दैट इज़ ऑल, ये भी आप लाइन लिख सकते हैं, अदरवाइज कोई ज़रूरी नहीं है। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो सबसे पहले आपको इस पैसेज को, नो वन रिमेंबर व्हाट लाइफ वाज लाइक बिफोर द टीवी केम, ठीक है, किसी को भी याद नहीं होगा कि ये लाइफ टीवी आने से पहले कैसी थी। टुडे पीपल डू नॉट रीड बुक्स, दे डू नॉट विजिट फ्रेंड, दे डोंट लिसन टू म्यूज़िक और हैव हॉबीज़। मतलब आज के टाइम में अब क्या है कि पीपल के पास में तो बुक पढ़ने का समय नहीं है, नहीं क्या पढ़ते नहीं हैं। दूसरा, वो किसी दोस्त के पास जाते आते नहीं हैं, और वो म्यूज़िक वगैरह भी सुनना उन्होंने बंद कर दिया, क्योंकि देखने को मिल रहा है ना सब कुछ, और कोई भी उनका दूसरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो ये लाइन में इसको बताया गया है, और इस तरह से ये पूरा पूरा पैसेज है, तो इसको समझना है आपने, जैसे मैंने समझाया आपको। उसके बाद में इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं, सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इन्फ्लुएंस हैज़ टीवी ऑन पीपल। अभी अभी हमने देखा, पीपल डू नॉट रीड बुक्स, दे डू नॉट विजिट फ्रेंड्स, दे डू नॉट लिसन म्यूजिक और हैव हॉबीज़। ये इन्फ्लुएंस है उस टीवी का ह्यूमन के ऊपर। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें, हु आर द रोस्ट सफ़र्स, तो कौन है सबसे, मतलब चिल्ड्रन आर द रोस्ट सफ़र्स। उसके बाद में आपको इस पैसेज पढ़ोगे तो पूरा आंसर मिलेगा उसमें। हाउ डू टीवी प्रोग्राम स्पॉइल द चिल्ड्रन, तो दे फॉरगेट देयर फूड, लीव देयर होमवर्क अनडन और इवन मिस देयर स्लीप, यानी कि वो क्या क्या कर देते हैं, वो खाना भी नहीं खाते टीवी के चक्कर में, और अपने होमवर्क को भी आधा अधूरा छोड़ देते हैं, और इवन तो उनकी नींद भी उड़ जाती है जब उनको टीवी देखना होता है, उनका कार्टून या उनका फेवरेट मूवी या फिर उनकी जो फेवरेट चीज़ें हैं वहाँ पर आ जाती हैं, ठीक है। और आजकल तो बच्चे टाइम पास करने में काफ़ी व्यस्त रहते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा दुखी होने वाली बात है। चलो, आपको प्राकृतिक आपदा तो है ही, लेकिन इस प्राकृतिक आपदा से आपको ये सीखना है कि आपको इतना अच्छा बनना है कि ऐसी प्राकृतिक आपदा आए तो आप उसके लिए मतलब पहले से तैयार रहो। क्या आपके पास उतने पैसे हैं, वो पैसे कमाने के लिए आपको पढ़ना होगा, कुछ ना कुछ आपको करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, चलो यार लाइफ कट रही है, कट जाएगी, तो ज़िंदगी भर ऐसी कटेगी जो आप अपने पड़ोसी को देखते हैं और पड़ोसी आपको देखता है। बस आप एक दूसरे को देख करके संतुष्ट रहोगे, यार वो एक कूलर ले आया तो मैं भी कूलर ले आता हूँ, और वो एसी ले आया तो मैं भी एसी ले आता हूँ। बस ये कंपटीशन चलेगा, उससे आगे आप कभी सोच नहीं सकते। तो अगर आपने सोच नहीं बदली तो आपका जो है मंगलमय जो जीवन है वो व्यापन नहीं कर पाओगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें आपको गिव ए सुटेबल टाइटल टू द पैसेज, तो टीवी एंड इट्स बैड इफेक्ट इज़ द बेस्ट जो है इसका टाइटल हो जाएगा। आप चाहें तो टुडेज़ इफेक्ट ऑफ टीवी ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद में आप आ सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 100 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द टॉपिक। फिर से आपका वही पैराग्राफ टाइप में आ गया, जिसमें चाइल्ड लेबर, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, गुड मैनर्स एंड टेलीविज़न। ये टेलीविज़न वाला तो ऊपर वाला भी लिख सकते हो, लेकिन लिख नहीं सकते ना हम। दिक्कत ये है कि जो एग्जाम पेपर में होता है उसको हम आंसर में लिख नहीं सकते। हाँ, उससे कुछ कॉपीज़ कर सकते हैं, मतलब उसमें से कुछ वर्ड चुराए, कुछ लाइनों को घुमा दिया, ये हम कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान रखना है आपको, बहुत सारी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में, ताकि आपको इंग्लिश के पेपर में दिक्कत ना है। सबसे ज़्यादा बच्चों की दिक्कत इंग्लिश के पेपर में ही आती है, ठीक है। तो सबसे पहले चाइल्ड लेबर की बात करें तो यहाँ पे जो हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ ट्री, फॉरेस्ट एंड ह्यूमन लाइफ यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर दिया है। तो ये आपका जो सेकंड वाला है ना, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, इसके बाद में चाइल्ड लेबर के बारे में बाद में देख लेंगे, या नीचे की तरफ, ठीक है। तो फॉरेस्ट या फिर पोल्यूशन वाला ही सेम आ गया कि पोल्यूशन है ना जो क्यों हो रहा है, तो इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री के ऊपर ही डिपेंड होता है सब कुछ। तो ये चीज़ आपको दे, फॉरेस्ट आर द कॉल्ड द गोल्ड, ग्रीन गोल्ड ऑफ आवर कंट्री। आवर कंट्री क्या, ये पूरे वर्ल्ड की ग्रीन गोल्ड है। दे आर मैनी एडवांटेजेस ऑफ हैविंग ग्रीन फॉरेस्ट्स। तो मतलब जितने आपके पास में ग्रीन फॉरेस्ट्स यानी जंगल होंगे, उतने ही मैनी एडवांटेजेस हैं। अभी मैं बात कर रहा था कोरोना काल में जितने ये जंगलें कटी थी, ये लकड़ों की अभी तो देख रही हैं आप, लकड़ियाँ भी चोरी कर करके लाशें जलानी पड़ रही हैं। लकड़ियों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि लोग बाग अब अंधाधुंध जंगल काट रहे हैं। कोरोना काल बढ़ेगा नहीं तो घटेगा नहीं, आप समझ रहे हैं बात को। अभी देखिए आप, लाशें इतनी हो रही है कि देखिए पहले 4 लकड़ियाँ या 10 लकड़ियाँ या 20 लकड़ियाँ मतलब पेड़ काटते थे, उनसे काम चल जाता था, क्योंकि लाशें गिनती के आती थी कि पर डे या 2 दिन में हमारे कस्बे में कोई आदमी मरा, साल में मरा, इतना होता था। अभी क्या है, पर डे इतने मरते हैं कि हमने शायद पिछले जब से हम बड़े हुए तब से हमने इतनी लाशें सुनी नहीं होंगी कि इतने होती हैं। आप समझ रहे हैं बात को। तो काफ़ी गंभीर मुद्दा है, तो इस फॉरेस्ट वाले को तो आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपको समझना है कि फॉरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, और हम जो चीज़ पढ़ते हैं वो बकवास नहीं होती है। उसकी अगर आप वैल्यू समझेंगे, उसकी वैल्यू अगर आप देखिए, एक तो आप पढ़ते हैं केवल पास होने के लिए कि आपको अच्छी जॉब मिल जाए, और आप उससे भी संतुष्ट होते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ये भी कहा था कि आप देखिए जब भी पढ़ें तो पढ़ें ऐसा कि आपको कुछ सीखना हो। हाँ, पास होना वो अलग बात है, ऑटोमेटिक आप पास हो जाएंगे जब सीखेंगे तो, लेकिन जब सीख जाएंगे आपकी जो एक मेंटल एबिलिटी बढ़ जाएगी, आपकी सोचने का तरीका बढ़ जाएगा। आपने फॉरेस्ट के बारे में तो लिख दिया सब कुछ, लेकिन लिखने के बाद आपको यही नहीं पता कि आपने बना के लिख दिया,
लेकिन आपने कभी सोचा नहीं वाकई में यार जंगल कटते हैं तो हमारे ऊपर नुकसान कितना होता है। क्या मैं देख पा रहा हूँ उस चीज़ों को? मैं आगे भागे आज ये मास्क पहनना पड़ रहा है। कोई लोग आप जानते AQI जो आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स आपके एरिया का कितना है, बहुत बेकार है। आप अगर पता नहीं करेंगे तो नेट पे आप सर्च करना गूगल पे आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है AQI या AIQ जो भी आप कर सकते हैं वो चेक करिए। अपने एरिया का बहुत ही घटिया है। आप कहीं भी रहते हो, कितने भी अच्छे क्षेत्र में रहते हो, केवल ग्रामीण इलाकों में AQI जो है आपका ये बढ़िया, लेकिन इतना बढ़िया नहीं है क्योंकि यहाँ का प्रदूषण वहाँ तक भी पहुँचने लगा है। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। तो इस तरह से आपको थोड़ा सा सोचना है कि यार वाकई में हम अब टेलीविज़न के बारे में, अरे टेलीविज़न में तो पिक्चरें देखते हैं, मौज मस्ती है, क्या है यार वाकई में टेलीविज़न तक कैसे पहुँचे? क्या है ये टेलीविज़न यार? हम फिगर देख रहे हैं, कहाँ पे शूट हुआ था, कहाँ देख रहे हैं, इसके बारे में थोड़ा सा सोचेंगे तो हमारी एक अंदर खटक होती है कि यार कैसे हुआ होगा, कैसे ये टीवी में पिक्चर आई होगी, इसके बारे में क्यों ना मैं जानूँ, मैं सीखूँ। तो जो चीज़ आप वो चीज़ सीखते हैं ना, वो चीज़ आपकी ज़िंदगी में काम आती है। कभी आप फेल भी हो जाओगे तो भी आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप समझ रहे हैं? तो लाइफ में आपको इंटरेस्टेड होना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं जो उसका सार्थक मीनिंग क्या है। केवल पास होना पढ़ाई का कोई मीन नहीं है। पास होने से आपको आपकी लाइफ अच्छी नहीं जाएगी, ये मैं कहना चाहता हूँ। बाकी मैंने भी देखा है, इसको पढ़ा है, मैंने समझा है और मैं अपनी चीज़ों को हमेशा फॉलो करता हूँ। जैसे मैंने कुछ सीखा है तो मैं उनके बारे में जानना चाहता हूँ और कल के दिन मैं कहीं भी जाता हूँ तो उन चीज़ों को मैं किसी को बताता हूँ तो वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है और वो लोग मुझे काफ़ी तरह के ऑफर्स भी देते हैं। बट मेरे पास अपना टाइम है, अपना शेड्यूल है, तो अगर फ्री होता हूँ तो जाता हूँ, अदरवाइज़ ऐसा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। जैसे कि आप देखते हैं कि मैं हमेशा एक्टिव नहीं रहता हूँ आपके वीडियोज़ के ऊपर कि इसका वीडियो बना दो कि आपके एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गए, तो आपके एग्ज़ाम हो रहे नहीं रहे, आपके एग्ज़ाम कब होंगे, इतने सारे इस पर एक्टिविटीज़ पे नहीं जाता मैं। फाइनल एक दो जैसे आपका लास्ट खबर आती है कि हाँ ये हो चुका है, अब ये अब नहीं होगा, तो वह उसके ऊपर एक वीडियो बना दिया, वो बात अलग है। अदरवाइज़ आप यूट्यूब खोलेंगे, एजुकेशन का कोई भी देखेंगे तो सबसे पहले आपको यही खबर मिलेंगी, ये हुआ, वो हुआ, ये होने वाला है, ऐसा होगा, वो होगा, ये होगा। कोई भी आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करके नहीं देगा और देगा भी तो आपको PDF फॉर्म में नहीं देगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान रखनी है। तो टेलीविज़न में आप बेनिफिट्स भी हैं और आपके क्या है डिसएडवांटेजेस भी हैं, तो वो दोनों चीज़ों को आपको लिखना होता है और लिख करके आप उसको आसानी से समझा सकते हैं किसी भी एग्जामिनर को। तो इससे आप न्यूज़ एंड व्यूज़ जो है वो दोनों चीज़ें, गेम्स एंड स्पोर्ट्स, एडवर्टाइजमेंट्स और गाइड एंड हेल्प, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हैं टेलीविज़न से, ऑब्वियस सी बात है। लेकिन इसका बैड इफेक्ट ऑन चिल्ड्रन पड़ता है जो इस बात को समझते नहीं है। जैसे कि मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, आप में से बहुत सारे समझ भी गए होंगे और कुछ समझने की कोशिश अभी कर रहे होंगे। तो उसके फिर अपॉर्चुनिटीज़ भी प्रोवाइड करता है कि आप वहाँ पे देख रहे हैं कि TV पे देख करके ये सीखते हैं यार आज मुझे अच्छा डांसर बनना है। तो मैंने कहा कि पास या फेल होना वो कोई मकसद नहीं है, वो कोई मैटर नहीं करता। अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपने अगर कुछ सीखा है अपने एजुकेशन से तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में अगर आप जाओगे, मैं कह रहा हूँ कि आप बहुत बेस्ट डांसर हो सपोज़ करिए, या बहुत अच्छे कैरेक्टर वाइज आप बहुत अच्छे दिखते हो, ठीक है, आप जेंट्स हो या लेडीज़ हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप लड़का हो लड़की हो कोई मैटर नहीं करता। आप अगर नेक्स्ट टाइम मान लीजिए आपको बॉलीवुड में, हॉलीवुड में या स्टेज पे या वर्ल्ड लेवल पे कहीं भी चांस मिलता है तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है क्या कि आपके सब कुछ तो है, आपने पढ़ा नहीं, आपने सीखा नहीं। वहाँ पे देखो यार इसको इंग्लिश नहीं आती, क्या है यार ये स्टार है क्या, ऐसे बोलते हैं। ये थिंकिंग आप खुद बोलते हो ऐसा कि यार इसको इंग्लिश नहीं आता। क्लास में एक बच्चा खड़ा होकर थोड़ा सा बोलने लगता है तो आपसे ऐसा लगता है कि यार इसको बोलना नहीं आता। अरे आप खुद तो देखो, आपको क्या वाकई में बोलना आता है जो उससे पूछा गया है? तो ये चीज़ आपके अंदर भावना नहीं रहनी चाहिए कि सामने वाला क्या आता है, ये भावना रहनी चाहिए कि मेरे को क्या आता है। ये सबसे बड़ी, अगर आपने अपनी ये चीज़ बना ली तो बहुत बेस्ट रहेगा, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 9th के बाद में 10th कंक्लूजन जो भी आपका ये निकाल सकते हैं। तो जो चीज़ें मैं समझा रहा था बस ये चीज़ें, चलिए कोई बात नहीं। अब रीड ऑफ द फॉलोइंग पेजेस केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर सबसे पहले ये आपको पैसेज पढ़ना है। कोपरा इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग ऑयल, ठीक है। अब इसके बाद में ये अब यूज़ होता है ऑयल निकालने के लिए। तो द कंट्री प्रोड्यूसेस अबाउट 4.5 लाख टन्स ऑफ कोकोनट ऑयल इक्वलेंट टू अबाउट 5.9 टन्स ऑफ मिलिंग कोपरा, ठीक है। तो ये आपका देखिए जितना है कि ये कंट्री प्रोड्यूसेस 4.5 लाख टन्स ऑफ कोकोनट ऑयल। ये 4.5 जो है ना 4.5 लाख टन ये कोकोनट ऑयल जो है बनाती है, वो किसके बराबर होता है? अबाउट 5.9 लाख टन ऑफ मिलिंग कोपरा। कोपरा को मिलिंग करते हैं 5.9 लाख टन, इतने के बराबर ये 4.5 टन होता है। ये इसमें मतलब पैसे में समझाने की कोशिश की गई, मैं तो केवल आपको थोड़ा सा हिंदी बता रहा था। उसके बाद में यहाँ पे जो नीचे क्वेश्चंस दिए गए हैं इनको पढ़ना है और इसी पैसेज में इसके सभी के आंसर्स भी हैं। और अगर आपको पैसेज पढ़ना नहीं आता तो पढ़ना सीखिए, समझिए। और जो टाइम आप थोड़ा सा सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पे, कुछ जोक्स देखने में, कुछ मूवीज़ देखने में एक्सपेंड करते हैं, उससे थोड़ा सा मैं कहूँगा कि उसका अगर 15% 20% भी आप अगर थोड़ी सी चीज़ को जानकारी लेने में देखते हैं तो आपका नॉलेज ऑटोमेटिक डेवलप होगा। ज़्यादा मेहनत कभी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम में टेंशन ही नहीं होगी आपको पढ़ना क्या है। नहीं यार मेरे को तो पहले से आता है क्योंकि मैंने थोड़ा थोड़ा करके सीख लिया था। आज के बच्चे इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स का या फिर साइंस का, तो सोचते हैं यार इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। आप ये देखो कि पूरा विश्व अब इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। पहले लाइट नहीं थी तो आदमी सो तो जाता था, आज लाइट नहीं है तो आप सो के दिखा दो मुझे। तो आपने उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं की इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ कि आप जो चीज़ें देखते हैं उससे कुछ सीखिए।
तो यहाँ पर जो मैंने बताया आपको, जैसे कि आपके पैसेज में सारे आंसर्स हैं, वैसे भी यहाँ पे आंसर्स लिखे गए हैं। कोपरा इज़ द प्रोड्यूस इन तमिलनाडु एंड केरला। ये आपका जो मैं आंसर में आपको पैसेज में दिखाता हूँ, नहीं तो आपको क्या होगा कि भ्रम रहेगा कि पता नहीं कैसे आंसर दे दिए ना। तो यहाँ पर आप जब देखोगे तो तमिलनाडु एंड केरला अकाउंट फॉर 90% ऑयल ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या कर सकते हैं, इसका आंसर नेम द स्टेट्स वेयर कोपरा इज प्रोड्यूस्ड, ठीक है। आगे भी आप देख सकते हैं इस पूरे पैसेज में यहाँ पे द यूज़ ऑफ कोकोनट ऑयल एज ए कुकिंग मीडियम इज़ कन्फिन्ड टू केरला में जो है ना आपका सबसे ज़्यादा जो कोकोनट ऑयल से ही खाना बनता है। हम तो लगाने के लिए तरसते हैं, वहाँ पे खाते हैं, ठीक है बच्चे। तो ये ध्यान रखना आपको कि कहाँ पे क्या चीज़ हो रही है। हम यहाँ पे पैसेज पढ़ लिया, यार आंसर दे दिया, हटाओ छोड़ो, मज़ा आ गया, ऐसा नहीं। आप आंसर दो, पहले आंसर कंप्लीट करो एग्जाम में, और लेकिन इस चीज़ों को समझने की भी शक्ति रखो। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है वाई डज पाम ऑयल डोमिनेटेड द इम्पोर्ट मार्केट, ठीक है, ये बताना है। तो इसका भी आंसर आपको पैसेज से ही मिलेगा। पाम ऑयल डोमिनेट द इम्पोर्ट मार्केट बिकॉज इट प्राइजेज आर ग्लोबली चीपर देन अदर मेजर एडिबल ऑयल्स। तो अगर कोई दूसरे जो ऑयल्स अगर कंपेयर करे तो इससे क्या है, महंगे ही हैं, ठीक है। और ये जो पाम ऑयल है ये क्या है आपका, जो मतलब इंपोर्ट करने का जो इसका रेट है वो कम है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट का आंसर केरला हो जाएगा, क्योंकि नेम द कंट्री विच यूजेज द कोकोनट ऑयल फॉर कुकिंग। तो इस तरह से आपको ये सारे के सारे आंसर्स देने हैं जो कि आपके सामने हैं, आप एक एक पढ़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। यू आर संजय शर्मा, यू विश टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ LDT, राइट एन एप्लीकेशन टू द एजुकेशन ऑफिसर ऑफ द योर डिस्ट्रिक्ट। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है आपको, डिस्ट्रिक्ट एजुकेटर ऑफिसर का नाम, आपका जो भी आप छत्तीसगढ़ या जो भी आप लिखना चाहते हैं, उसके बाद में रेफरेंस जो आप ज़रूर देंगे, क्योंकि आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं ना। तो पोस्ट करना है तो रेफरेंस किसके माध्यम से आपने ये जॉब के लिए अप्लाई किया है, ठीक है। तो ये आप जो करेंगे उसका रेफरेंस दे देंगे, कुछ भी लिख सकते हैं। उसके बाद में रिस्पेक्टेड सर, और एडवर्टाइजमेंट जो आपने दिया था, क्योंकि रेफरेंस दे रहे हैं आप, इसको अगर रेफरेंस दे देंगे तो आपको लंबा चौड़ा नहीं लिखना पड़ेगा। रेफरेंस नहीं दोगे तो लंबा चौड़ा लिखना पड़ेगा इस एप्लीकेशन को, तो बहुत सिंपल हो जाएगा फिर एप्लीकेशन रेफरेंस लिखने से। इसमें ऐसा आ जाएगा, एज योर एडवर्टाइजमेंट आई बैक टू ऑफर माई सेल्फ एज ए कैंडिडेट फॉर द सेम, यानी कि जो इसने एडवर्टाइजमेंट में जो लिखा था उसके लिए मैं आपके सामने जो है जो ऑफ़र मैं कर रहा हूँ अपने आप को। एंड सबमिट माई बायोडाटा विद फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स। तो अब मैं अपना सबमिट कर रहा हूँ बायोडाटा, जो रिज्यूम आपसे कंपनी में जॉब के लिए मांगा जाएगा कि आपने अपने 20 साल या 18 साल या 21 साल के जब आप हो जाएंगे, जब आप कंपनी में जॉब करने जाएंगे, तो वो यहाँ से पूछेगा पिछले 10वीं क्लास से ले करके आज जिस दिन आप इंटरव्यू में बैठे हैं तब तक के बीच में आपने क्या किया है, यानी कि आपकी पूरी हिस्ट्री वहाँ पर वो जानना चाहेगा, ठीक है। तो आपको अगर आपने अच्छी तरीके से तैयार किया है तो कोई दिक्कत नहीं, आपको सब कुछ याद रहता है। ये मतलब एक सिंपल सी बात बता रहा हूँ। इसमें आपका 10वीं का रिजल्ट देखा जाता है, 12वीं का रिजल्ट देखा जाता है, और आपका जो है उसके बाद में आपने उसके बाद में कितना अच्छा स्टडी किया, आपकी नॉलेज कैसी है वो देखी जाएगी। उसके बाद में आपको जॉब ऑफर किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका आई पास माई हायर सेकेंडरी एजुकेशन एग्जामिनेशन 87% मार्क्स, और D.Ed जो है या B.Ed D.Ed जो भी है, और TET 70%, जिसके लिए एडवर्टाइजमेंट की बात हो रही है उसके लिए। काइंडली एक्सेप्ट माई ऑफर एंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू सर्व, थैंकिंग यू यूअर्स। आपका नाम वगैरह जो भी है और डेट वगैरह आप लिख देंगे नीचे की तरफ। तो समझ में आ गया होगा आपको। इसी का जो सेकंड पार्ट है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड मनोज शर्मा इनवाइटिंग हिम टू स्पेंड समर वेकेशन विद यू। तो वो पहले हमने जो ट्रेन वाली जर्नी लिखी थी ना, तो उस टाइप का जो है उस टाइप का आप लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले आपको क्या लिख देना है, आपको एड्रेस दोनों तरफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो आप अपना एड्रेस लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में उसका एड्रेस लिख देंगे, उसके बाद में डियर मनोज, और आप लिखेंगे उसके बाद में जो भी आपको एड्रेस दिया। अगर एड्रेस इसमें नहीं दिया है ना, जैसे कि अभी मैं बताऊँ आपको, इसमें अगर कुछ भी एड्रेस वगैरह नहीं दिया है तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी एड्रेस, अपने घर का भी एड्रेस डाल सकते हैं। ध्यान रखना है आपको। तो आपको घबराना नहीं है कि यार एड्रेस क्या डालूँ, समझ में नहीं आ रहा, तो अपना ही डाल दो ना यार, टेंशन किस लेना, ठीक है। अब इसके बाद में डियर मनोज, जो भी आपका दोस्त है उसका नाम लिख दो, पड़ोसी के नाम से लिख दो। आई एम क्वाइट वेल हेयर एंड होप द सेम फॉर यू। मैं यहाँ पे बहुत अच्छा हूँ और ऐसा ही मैं तुम्हारे लिए भी आशा करता हूँ। नाउ यूर स्कूल मस्ट हैव बीन क्लोज फॉर समर वेकेशंस। तुम्हारा स्कूल गर्मियों की छुट्टी में ज़रूर बंद हो चुका होगा। लास्ट ईयर आई एन्जॉयड माई वेकेशन विद यू। पिछले साल मैंने अपनी छुट्टियाँ तुम्हारे साथ एंजॉय की थी। नाउ दिस टाइम आई इन्वाइट यू एट माई विलेज। और अब मैं तुम्हें अपने गांव में बुला रहा हूँ। हियर आर मैनी ब्यूटीफुल प्लेसेस एंड टेम्पल्स। यहाँ पे बहुत सारी खूबसूरत स्थान और मंदिरें हैं। दस वी इन्जॉय आवर वेकेशंस वेल। इसलिए हम अपना जो छुट्टियाँ हैं अच्छे से व्यतीत करेंगे। प्लीज़ गिव माई बेस्ट रिगार्ड टू अंकल एंड आंट एंड लव टू यंगर। जो प्लीज़ मेरे
मेरे जो रिगार्ड्स हैं, मतलब मेरा सत्कार है, नमन है, वो अपने मतलब अंकल और आंटी को दे देना, और मेरा प्यार जो है छोटों को दे देना। योर फ्रेंड राकेश कुमार, जो भी आप अपना नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दिए अब समझ में आ गया आपको, बहुत ईजी होता है ये सब चीज़ें। उसके बाद में हेयर इज़ एन इनकम्प्लीट नोटिस गिवन बाय द प्रिंसिपल टू द स्टूडेंट ऑफ द स्कूल, फिल द बैलेंस विद द गिवन वर्ड्स एंड कंप्लीट इट। अच्छा, तो आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं, ठीक है, अब इसको कंप्लीट करना है। तो नोटिस जैसे आपको दिया जाएगा, तो इस टाइप का अगर नोटिस आता है तो बेस्ट इन बेस्ट है। तो इसमें क्या है, ऑल द स्टूडेंट्स आर, अब तो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन की बात आ रही है ना, इन्फॉर्म्ड आ जाएगा, ठीक है, इन्फॉर्म्ड दैट द स्कूल हैज़ डिसाइडेड टू, अब यहाँ पे सेलिब्रेट आना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे किस लिए डिसाइड किया है, तो यहाँ पे कोई वर्ड नहीं चूज़ हो रहा है ना, तो इसलिए। इसके बाद में ऑन द 4th कमिंग सैटरडे ऑल द स्टूडेंट्स आर इन्फॉर्म, तो पहले लिख दिया था आपने, ठीक है, सेलिब्रेट, पार्टिसिपेट आ जाएगा ना। इसके बाद में ऑल द स्टूडेंट्स आर टू पार्टिसिपेट इन द प्रोग्राम फुल हार्टली, और ये आंसर हो गया इसका। और इसके बाद में जो नाम है या प्रिंसिपल अपना वो छोड़ चुका है, तो इसी चीज़ को हमें उतारना था और फिलअप्स करने थे। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पर आप कैसे कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये रहा, देखिए ये इसका आंसर हो जाएगा। तो वहाँ पर मैंने समझाने की कोशिश की थी आपको, तो आप समझ चुके होंगे। इसके बाद में आ जाइए, हेयर इज़ ए टेलीफोनिक कन्वर्सेशन, रीड इट केयरफुली एंड आंसर द। अच्छा, टेलीफोन पे बात हो रही है जैसे आप और आपके दोस्त की, तो निधि और नेहा में आपस में बात हो रही है। हेलो, कैन आई स्पीक टू मिस्टर शर्मा। ओहो, निधि ने ये बोल दिया, नेहा क्या बोली, सी इज़ नॉट एट होम, तो मिसेस शर्मा नहीं है घर पे। इट इज़ निधि स्पीकिंग, मैं निधि बोल रही हूँ, ठीक है, सॉरी, इट इज़ निधि स्पीकिंग, क्या यह निधि बोल रही है, तो निधि। ओ यस नेहा, वेयर इज़ योर मम्मी, तुम्हारी मम्मी कहाँ है। आई हैव ए मैसेज फॉर हर, मेरे पास एक उनके लिए सूचना है। नेहा, मम्मी हैज़ गोन आउटसाइड एंड विल बी बैक आफ्टर एन आवर, मेरी मम्मी बाहर गई हुई हैं और वो 1 घंटे बाद वापस आएंगी। व्हाट्स द मैसेज, क्या सूचना है। निधि, वेल द मैसेज इज़ दैट माई मदर वाज टू विजिट यू दिस इवनिंग, तो ये मैसेज ये है कि आज शाम को मेरी मम्मी तुम्हारे घर पे आएंगी, बट सी वॉन्ट बी एबल टू कम एज माई ग्रैंड पेरेंट्स आर अराइव्ड फ्रॉम आगरा। अच्छा सॉरी, तो वेल मैसेज ये है कि आपकी हमारे जो मेरी मदर हैं वो तुम्हारे घर पे आने वाली थी, लेकिन वो आ नहीं पाएंगी क्योंकि उनकी ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो आगरा से आ गए हैं। नेहा, आई विल इन्फॉर्म द मदर बाय, ठीक है, मैं अपनी माता को इन्फॉर्म कर दूंगी, बाय बाय, और नेहा ने बाय बाय कर दिया। तो इसके ऊपर अब क्या पूछा है देखिए, बिटवीन होम एंड डज कन्वर्सेशन, तो 2 ही तो थे, आपको पता ही है किसके बीच में, निधि एंड नेहा। ये आप डायरेक्ट केवल निधि एंड नेहा लिख दोगे तो भी आंसर कंप्लीट माना जाएगा, नंबर आपको मिल जाएंगे। आर द पर्सन्स मीटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, नो द पर्सन्स आर नॉट मीटिंग द फर्स्ट टाइम, क्योंकि इनके आपस में जो बात हो रही है उससे क्या लग रहा है कि पहले से भी मिल चुके होंगे। उसके बाद में फॉर नेहास मम्मी मिसेस शर्मा, किसके लिए बात हुआ, हूँ यहाँ पे जिसके लिए कि जिसको इन्फॉर्म करना था उसके लिए। व्हाट इज़ द मैसेज गिवन, तो मैसेज सबसे लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में लिखी हुई थी, ये पूरा लिख देना था, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। यू हैव मेड ए सरप्राइज विजिट टू हॉस्पिटल, राइट ए रिपोर्ट ऑन द वर्किंग ऑफ द हॉस्पिटल, तो आपने जैसे कोई हॉस्पिटल के लिए विजिट किया और उसमें आपने क्या क्या देखा वो चीज़ को आपको सरप्राइज विजिट को एक्सप्लेन करना है। वहाँ पे फॉलोइंग पॉइंट्स जो है, क्लीनिनेस, हाइजीन, कंडीशन ऑफ हॉस्पिटल, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, नंबर ऑफ डॉक्टर एंड नर्सेज ऑन ड्यूटी एटसेट्रा को कंप्लीट करना है। तो वंस आई गो फॉर ए सरप्राइज विजिट टू ए हॉस्पिटल, देयर इज़ ए डॉक्टर एंड 2 नर्सेज इन द हॉस्पिटल, बट ओनली 1 नर्स इज़ प्रेजेंट ऑन ड्यूटी, ठीक है। आपने जाकर देखा तो ऐसे आपका मतलब वहाँ पे 1 डॉक्टर और 2 नर्सें थी, लेकिन ड्यूटी पर केवल 1 ही नर्स थी। द ग्राउंड ऑफ हॉस्पिटल इज़ वेरी डर्टी, तो ग्राउंड जो था फर्स्ट था वो बहुत ही गंदा था। एंड देयर आर नो प्रॉपर अरेंजमेंट, वहाँ पे कोई अच्छी सुविधा नहीं थी। स्टॉक ऑफ मेडिसिन अवेलेबल बट दे वॉन्ट बी डिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉपरली, वहाँ पे मेडिसिन का स्टॉक तो था लेकिन वहाँ पर उसको सही से नहीं दिया जा रहा था। और पेशेंट गो हायर एंड हायर, तो यहाँ पर इसके बाद में आई गिव देम नोटिस एंड ऑर्डर टू टेक केयर प्रॉपरली, तो उनको हमने नोटिस दिया और उनको बताया कि आप जो है इसको थोड़े से अच्छे से मैनेज करें। तो इस तरह से आपको एक सरप्राइज विजिट के बारे में लिख सकते थे। आगे बढ़ते हैं सोल्वे क्वेश्चन पे। एडिट द पैसेज गिवन बिलो बाय करेक्टिंग द स्पेलिंग मिस्टेक्स, तो यहाँ पे कटिंग आया हुआ है, यहाँ पे आपका जो है उसके बाद में शार्पली आया हुआ है, उसके बाद में आपका टनल आया हुआ है, और तो इसको आपको सही करना था। चलिए देखते हैं। द कटिंग में डबल टी आता है, ठीक है, और शार्पली में आपका SHARPLY, शार्पली बिल्कुल सही है। उसके बाद में आपका टनल में डबल N आना चाहिए, तो यहाँ पे डबल N आया हुआ है, तो ये इसका राइट आंसर हो गया, ठीक है। कंप्लीट द पैसेज फ्रॉम द गिवन इन द ब्रैकेट्स, तो इन वर्ड्स को आपको देखना है, इसके बाद में इसके आंसर्स जो है
कंप्लीट करना है। तो फटाफट देख लेते हैं इसके आंसर्स। तो सबसे पहले में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर, द बयान ट्री विच इज़ वेरी वेल नोन, इट इज़ अ वेराइटी ऑफ फिग ट्री। तो यहाँ पे वेल नोन आएगा पहले में, तो ये रहा वेल नोन। उसके बाद में नेक्स्ट जो है, द नेम सीम्स टू हैव बीन गिवन ओरिजिनली बाय यूरोपियंस ऑफ द ट्री अंडर विच हिंदू मेंबर्स ऑफ मर्चेंट्स क्लास यूज टू assemble for worship or business, and gradually the name spread to the other parts of India and Asia। तो ये बनियान ट्री के बारे में है। बनियान ट्री एक खास तरह का पेड़ होता है जो आपका, और तो उसके बारे में पैसेज पहले से ही है ये इस टाइप का पैसेज, लेकिन वो पैसेज ना दे करके उसका जो फिलअप्स दे दिया आपको। तो ये है आपका कंप्लीट सॉल्यूशन इंग्लिश का मॉडल सेट 1 का, और अदर सब्जेक्ट के भी आपके अपलोड किए जा रहे हैं। तो उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखिए और चैनल पे एक्टिव रहिएगा, और शेयर ज़रूर करिए दूसरे दोस्तों के साथ में। और इस वीडियो का जो PDF है उसको आपको डाउनलोड करना है, तो पासवर्ड जो है आपको नोट करना है। पासवर्ड नोट कर लीजिए। पासवर्ड जो रहेगा आपका 2020 2020 और 2020, ये है आपका पासवर्ड, यानी कि इतना लंबा पासवर्ड है, 20 20 20 20, 4 बार 20 लिखना आपको। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।